एक समस्या पहले भी रही है, अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है युवाओं में और युवतियों में। लेकिन हम ज़्यादा चिंता किसकी करते हैं? युवा पुरुष की करते हैं। जो युवा हैं उनमें यौवन का अभाव यानी पौरुष का अभाव, स्त्रियां जो हैं, युवतियां जो हैं, उनमें स्त्रीत्व का अभाव। अर्थात जो युवक विवाह कर दिया है, जिसका होना है, उसके अंदर वो सामर्थ्य जो नई सृष्टि कर सके, वंश वृद्धि कर सके, वो न्यून है या नहीं है। ऐसी युवतियां, उनमें भी स्त्रीत्व का अभाव होता जा रहा है। खान पान, जीवन शैली या पढ़ाई भी कारण है उसमें, या संगति अच्छी नहीं है। तो उस दृष्टि से विचार करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? वाजीकरण योग। उसको नाम हम क्या दे सकते हैं? वाजीकरण योग या यौवन कल्प। ऐसा कल्प, ठीक है जी, रसायन थोड़ी एक लंबी प्रक्रिया है। वाजीकरण योग, यौवन कल्प पुरुषों के लिए जो बता रहा हूँ, यानी लड़के पुरुष जो हैं, आप देखते होंगे कई बार माता पिता चिंतित रहते हैं कि बच्चे पे चेहरे पे रौनक नहीं है, बच्चे का चेहरा सूखा सा है, कौन इसकी शादी करेगा, क्या है, कोई तंगी तो नहीं है, बताता नहीं है। ऐसी समस्याएं आती हैं। विवाह की बात करें माता पिता तो बच्चे में जी चुराते हैं, मुझे नहीं शादी करनी, अभी नहीं करनी, मुझे ऐसा नहीं करना। विवाह का तो एक समय होता है, पढ़ाई का समय आगे पीछे हो जाता है। ये तो प्रकृति प्रदत्त है। पढ़ाई तो आदमी 40 साल में कर ले, 50 में भी कर लेगा, लेकिन नौकरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। लेकिन विवाह का उद्देश्य क्या है? वंश वृद्धि, संतान। वो तो प्रकृति का नियम है, वो तो धातुएं प्रकृति से बनती है। मैं और आप तो उसको बदल नहीं सकते। जो 35 साल की उम्र है, 32 साल की उम्र है लड़की की होगी, उसके बाद बताओ संतान कैसे होंगी, कितनी होंगी? मैंने तो इस पर रिसर्च की है, डॉक्टरों से बात की, सबसे बात करी कि 35 के बाद, स्त्री के 35 के बाद यदि संतान होगी तो वो मानसिक रोगी हो सकती है, संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है, उसके जो जननांग हैं, गर्भाशय आदि सारे हैं, उनमें वो सामर्थ्य कम हो जाती है। आकुंचन, सिकुड़ने और फैलने की सामर्थ्य, ये सब उससे संतान हो जाती है। पुरुष की देर तक भी चलती है। ऐसी स्त्रियों में स्त्री की, लड़की की रुचि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं है, इच्छा नहीं है पुरुष की, तो निर्वाह हो जाता है। लेकिन पुरुष का नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? दोनों के शरीर की संरचना भिन्न है, जननांग भिन्न है। तो पुरुष जो है उनकी बड़ी समस्या हो जाती है कि क्या करें, अब क्या करें। तो इसलिए पुरुषों के बारे में वाजीकरण आयुर्वेद में काफ़ी कुछ लिखा हुआ, ठीक है कि नहीं? तो पुरुष की यदि रुचि नहीं है और उसके अंदर उत्तेजना नहीं आती है, मन नहीं करता है, तो फिर बहुत कठिनाई हो जाती है। तो उसके लिए यौन कल्प, वाजीकरण क्या कर सकते हैं? पुरुषों के लिए अश्वगंधा मुख्य है और शतावरी ना सफ़ेद मुसली मुख्य है। शतावरी गौण है, तीनों है, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसली। स्त्री के लिए तो मैंने बताया शतावर मुख्य था। यहाँ क्या? अश्वगंधा और मुसली। अश्वगंधा 50% और शतावर जो है 30% और सफ़ेद मुसली 20%। पुरुष जो विवाह में प्रवृत्त नहीं हो रहे, विवाह हो गया है तो रुचि नहीं बन रही है अपने जीवन साथी में, भय लगता है, कोई भी यौन दुर्बलता है किसी भी प्रकार की, तो उनके लिए ये यौन कल्प, वाजीकरण 50% अश्वगंधा, 30% शतावर और 20% सफ़ेद मुसली। इसको वही मुनक्का में उबालना है, मुनक्का में उबालना है और इसके साथ छुहारा भी डाल देना। क्या डाल देना है? छुहारा डाल देना। क्या डाल देना है? छुहारा डाल देना। और उसको, वो जो तीनों हैं अश्वगंधा, शतावर, मुसली,
उसको हलवा जिसे कहा था, सीरा कहा था, उसमें उसी रूप में डालेंगे। किस रूप में? कि शीतकाल में यदि बाजरा है, मकई है, विशेषकर बाजरा सबसे उत्तम है, वो गर्म भी होता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसको भून करके घी में और उसके अंदर गुड़ डाल दें। गुड़ ज़्यादा उत्तम है शीतकाल में, नहीं तो खंड डाल दें, चीनी न डालें, और उसके अंदर ये तीनों मिला करके उसका हलवा, पतला हलवा बना करके पिए, और ऊपर से मुनक्का और छुआरे का, और हो सके तो केसर। केसर है तो सूंठी की आवश्यकता नहीं है, और केसर नहीं है तो सूंठ डाल करके दूध उबाल लें और वो पिलाएं। नाश्ते में कुछ भी मत दो, 11 बजे तक भोजन नहीं, 11 बजे के बाद भोजन करना है, ये करना। और सबसे बढ़िया योग, बहुत साल पुरानी बात, लगभग 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आप। मैं हरिद्वार हुआ करता था, तो वहाँ एक वानप्रस्थ आश्रम है, वहाँ वैद्य, बदायूं के वैद्य रहा करते थे। तो हम भी युवा थे, चर्चा आती थी, बातचीत होती थी, तो उस समय उन्होंने एक योग बताया, ये मैंने और लोगों से भी सुना। पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए यौन दुर्बलता, जिनको उत्तेजना नहीं होती, ठीक है कि नहीं, जिनको जननेंद्रिय के कारण जो है दुर्बलता रहती है पुरुषों को, उनको जैसे पहले दूध गर्म करते थे ना, हारे में, किसानों में हारे में दूध गर्म करते थे, उपले रखे जाते थे, उसमें दूध रख दिया जाता था 2, 3, 5 किलो, जिसका पास जितना हुआ, और वो दिन भर हारे में उबलता रहता था ताकि फटे न, और शाम को उसको दही जमा दिया, खा लिया, या अगले दिन के लिए करते थे, तो वो रहता था। ऐसे ही दूध रख दिया जाए मीठी आग पर, मान लो हारा नहीं तो गैस है, तो मीठी आग पर धीरे 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 गर्म होने दो, थोड़ा फालतू पानी डाल दो उसमें, और उसमें छुहारे डाल दो 2, क्या डाल दो? 2 छुहारे डाल दो, और उन छुहारों को धीरे धीरे कढ़ना समझते ना, धीरे धीरे पानी जलता रहे, दूध में वो उबलता रहे, दूध में वो उबलता रहे। उसके अंदर पीपल होती है, पिपली, मगज जिसे कहते हैं, छोटी सी वो डालने, 5 ग्राम के आसपास, बस, इससे ज़्यादा नहीं, और वो उबलने दे। और वो दूध जब गाढ़ा सा होने लगे, थोड़ा सा दोपहर तक हो जाएगा, शाम तक, वो दूध युवा को पिलाओ। किसको पिलाओ? उस युवक को पिलाओ। यदि ये मुसली, सफेद ये हो उसमें डाल के तो और उत्तम, और उसके बाद उसकी यौन सामर्थ्य लौट आएगी। ऐसा वो बदायूं के वैद्य थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि ऐसे हम पुराने समय में ऐसा किया करते थे। तो ये वाजीकरण का। तीसरा वाजीकरण का योग है उड़द। इस ऋतु में दालों में सबसे उत्तम दाल उड़द है। उड़द की दाल खानी चाहिए, सबको खानी चाहिए। युवा को कैसे खानी चाहिए? जिसको वाजीकरण का करना है, उड़द जो है उसको पानी में भिगो दो, रात को गुनगुने पानी में, सर्दी है ना तो गुनगुने पानी में धो के भिगो दीजिए, सवेरे तक वो फूल जाएगी, भर जाएगी पानी में। और उस दाल को घी में पकाना है, पानी नहीं डालना। मीठी आग पे, बिल्कुल जैसे हारे पे रखते थे ना, बहुत मीठी, जैसे दूध रखा था ऐसे, मीठी आग पर धीरे धीरे घी डाल दीजिए उसमें, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है उसी से पक जाएगी और वो गाढ़ी गाढ़ी दाल बन जाएगी। उस गाढ़ी दाल को बाजरे की, मकई की, ज्वार की रोटी के साथ खाओ, उसके साथ खाओ। जो लस्सी दही आदि है वो जो खाना खा लो, वो खाओ, पानी में पिए इसके साथ, ठीक है। वो जो उड़द की दाल है, समझ के घी में ही जो पकी है, जिनके पास घी नहीं है वो तिल के तेल में, सरसों में नहीं, तिल के तेल में, वैसे घी ही सबसे उत्तम है। तो देखिए मांस जो हैं इनके अंदर वाजीकरण शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनके ये खाने का एक तरीका है। तो ये तीनों किनके लिए हैं? चेहरा मुरझाया हुआ है, चेहरे पे रौनक नहीं है, समझ गए कि नहीं? और विवाह के योग्य आयु हो गई है लेकिन विवाह में रुचि नहीं है, विवाह हो गया है तो विवाह का फल नहीं मिल रहा। विवाह का फल क्या है? रति दार फलादारा, रति पुत्र फलादारा, ऐसा लिखा है। दारा जो पत्नी है, स्त्री है, उसका क्या फल है? रति, अनुराग, प्यार, और पुत्र। पुत्र का मतलब संतान,
पुत्र का मतलब बेटा नहीं है, पुत्र का मतलब संतान। कई बार ये झगड़े करते हैं लोग कि हर जगह इनके शास्त्रों में पुत्र पुत्र कहते हैं। पुत्र शब्द संतति का वाचक है, संतति का वाचक, समझ गए? तो रति पुत्र फलाधारा, गृहस्थ का उद्देश्य ही वंश वृद्धि है। तो जब वो फल नहीं मिल रहा तो कोई न कोई पुरुष को पता चल जाता है कि भी ऐसे ऐसे, आजकल तो टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए जो है किसी भी प्रकार की यौन दुर्बलता है उसको वाजीकरण कहते हैं। आयुर्वेद में वाजी कहते हैं घोड़े को, है ना? तो घोड़ों में सामर्थ्य ज्यादा होती होगी, इस कारण इसका नाम लिया। तो ये तीनों प्रयोग हम इस रूप में कर सकते हैं। ये ऋतु सबसे उत्तम है। जब इस ऋतु में ये करेंगे तो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, और फिर वसंत ऋतु जब आएगी उस समय, जैसे राजा दशरथ ने यज्ञ किया पुत्रेष्टि, वसंत ऋतु में करवाया था, किसने? जो है क्या नाम है उनका, विभांडक के बेटे ऋष्यशृंग ने। तो उस समय जब आप संतति के लिए प्रयास करेंगे तो आप उसमें सफल होंगे। तब तक आपकी धातुएं पुष्ट हो जाएंगी, और यदि मान लीजिए शरीर में जनन इंद्रिय है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो उसकी भी सामर्थ्य लौट के आ सकती है। मैं नहीं कहता ऐसा होगा ही होगा, लेकिन ये मेरे जीवन में आई ही बातें, बताया है, सुना है, और ये योग तो आयुर्वेद के हैं। और चुहारे वाली बात मैंने आपको बताया कि एक वैद्य ने बताई थी, और लोक में भी बहुत से पुराने लोग इन चीज़ों को जानते हैं। तो इस रूप में ये सबसे उत्तम समय है किसका? शारीरिक यौन सामर्थ्य संग्रह करने का, लौटाने का। इस ऋतु में इसका उपयोग कर सकते हैं।